अस्सलाम वालेकुम, you're watching Insight at निसार मुजाहिद। मेरा नाम बासिम नसर है और मेरे साथ बैरिस्टर मियां साहिब मौजूद हैं। आज हम दोनों कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। वो ये क्वेश्चंस हैं जो हम आए दिन न्यूज़ के ऊपर देखते हैं कि फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं ज़मीनी, एयर में, समुंदर के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली वो न्यूज़ सिर्फ यहाँ तक ही ख़त्म हो जाती है कि वो एक्सीडेंट हुआ, उसमें कुछ हलाकतें हुई या कुछ लोग इंजर्ड हुए। उसके बाद की एक दास्तान है, एक पूरी टेल है, जिस टेल के ऊपर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता उसको देखने के लिए, ना फिर उस चीज़ को कोई देखता है या महसूस करता है कि उनकी फैमिलीज या वो जो विक्टिम्स थे वो किस चीज़ से उन्होंने सफ़र किया और उनकी आगे की लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाती हैं। इसके ऊपर सबसे एक बेसिक एलिमेंट तो ये था कि एक सोसाइटी जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस भी करती है, लेकिन एक इसका लीगल एलिमेंट भी है जिसके ऊपर हम आज तक बात नहीं कर पाए। इसके लीगल एलिमेंट के ऊपर मुझे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट निसार मुजाहिद साहब। सर, वेलकम टू द शो। सर, मेरा आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अल्टीमेटली हम लोग ज़मीनी हादसों से, जो एयर के हादसे होते हैं और जो सी के हादसे हैं, उन तक तो जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम फेटल एक्सीडेंट्स देखते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, उसके अंदर जो एक प्रोसेस है, अगर कोई बंदा फौत हो जाता है या उसको इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा कानून है कि कल को वो अपने लिए कोई क्लेम हासिल कर सके? जी वासिम, थैंक यू वेरी मच। मैं जहाँ ये अर्ज कर दूँ कि बिफोर वी स्टार्ट कि ये एक्सीडेंट किस लॉ के तहत आते हैं और किस तरह हम क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन, मैं ये बता दूँ कि नेचर ने अपना जो निज़ाम और कायनात बनाई है और वज़ा किया है सारा सिलसिला, वो माइक्रो सेकंड्स के हिसाब से भी किया हुआ है। हर चीज़ को वो कैलकुलेट करते हैं। जो एक्सीडेंट होते हैं इनमें आप हैरान होंगे ये सुन के, 80% ऑफ एक्सीडेंट्स विच एवर वेयर एवर आर occurring, happening, those are happening due to human error। इंसान की अपनी गलती 80% हादसात की जिम्मेदार, 10% हादसात वो हैं जो कहीं मटीरियल फेलियर आ गया, टेक्निकली कोई मशीन फेल हो गई, या कोई चलते चलते कोई मशीन के अंदर ऐसा फॉल्ट आ गया, तो दैट इज 10%। एंड 10% एक्सीडेंट आपके वो नेचर की तरफ से आते हैं। तो टू किल द ह्यूमैनिटी, नेचर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 10%। 10% is your material failure and failure of machinery. But the main cause of the accidents is human himself। कहीं ना कहीं जल्दबाजी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे निकलने की रेस, कहीं स्लगिशनेस, सुस्ती, कोई और कहीं तसव्वुर चल रहा है, ख्याल चल रहा है, या आपने मोबाइल पकड़ लिया या किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो चली गई, और नोइंग नॉट द लॉ एंड ड्राइविंग एथिक्स। बहुत सारा लैक ऑफ नॉलेज भी इन एक्सीडेंट्स की वजह बनता है, और इंसानी सुस्ती बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। हम आए दिन देखते हैं कि जी जंगें हो रही हैं, जंगों में 5,000 बंदा मर गया, 10,000 बंदा मर गया, 45,000 बंदा मर गया, 1,00,000 बंदा मर गया। आपको पता है कि जंग के बगैर इंसानी गलती से इन हादसात की वजह से गुज़श्ता 10 सालों में पाकिस्तान के कितने बंदे मरे? आज आप ये सुन के बड़े हैरान होंगे कि पाकिस्तान का 1,10,000 बंदा पिछले 10 सालों में फौत हुआ है। ये पिछले 10 सालों का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है कि 1,10,000 बंदा रोड एक्सीडेंट्स में मरा है पाकिस्तान के अंदर। अब आप आगे देखिए कि कोलेटरल डैमेज कितना हुआ है। 8.5 करोड़ रुपए का कोलेटरल डैमेज, 8.5 अरब रुपए का कोलेटरल डैमेज जो गाड़ियों की सूरत में और प्रॉपर्टीज की सूरत में इंसानी गफलत की वजह से हुआ है। अब वो इंसानी गफलत ड्राइविंग की एक्टिविटी ले लें, या ये पिछले दिनों आपने स्वात में देखा, दरियाए स्वात में फैमिली डूबी। लोग इतना इंक्रोच कर जाते हैं थोड़े से लालच के लिए
कि वो दरियाओं के अंदर उसके बेसमेंट में जाके अपने होटल बना लेते हैं, अपने घर बना लेते हैं। लोग सैर पे गए हुए टूरिज्म के दौरान बहुत नीचे उतर जाते हैं एंड दे वायलेट ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड रिजल्ट क्या होता है कि बहुत बड़े हादसा होते हैं। जब हादसा हो जाते हैं उस वक्त फिर रेस्क्यू की ड्यूटी आ जाती है। अब रेस्क्यू की ड्यूटी हम लोगों पे डालते हैं कि गवर्नमेंट नहीं आई आगे। गवर्नमेंट कौन है? हु इज द गवर्नमेंट? आपका मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो जब आपने वोट दे के अपनी गवर्नमेंट को खुद मुकर्रर करना है, गवर्नमेंट अपनी मशीनरी लेके आएगी, तो आप उनको वोट दे के लाने वाले खुद भी तो गवर्नमेंट है। आप किनारे पे खड़े होकर क्यों देखते रहते हैं कि बंदा डूब रहा है, गवर्नमेंट की मशीनरी आए वो बचाए, कोई हेलीकॉप्टर आए वो बचाए। हर शख्स की ड्यूटी है कि उस वक्त अपना अपना हिस्सा डालें और उस रेस्क्यू की एक्टिविटी को जनरेट करें और लोगों को बकअप करके इंजर्ड को, जख्मियों को आप निकालिए, आप हॉस्पिटल पहुंचाइए। और हमारे यहाँ शऊर का इतना ज़्यादा किल्लत आ गई है। मैं आपके सवाल का, दोनों चूँकि मुस्तकबिल का हमारा वकील हैं और लीगल फ्रेटर्निटी आप लोगों के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश नहीं करता। हर शख्स अपने ये तो सोचता है कि उसका हुकूक क्या है, उसको मिलना क्या चाहिए, उसका राइट क्या है, बट व्हाट इज द ड्यूटी? ड्यूटी की तरफ कोई नहीं देखता। आपका आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, आपका आर्टिकल 5 क्या कह रहा है, आपका आर्टिकल 8 क्या कह रहा है। अब देखिए, जहां कहीं आपका राइट आएगा, राइट से पहले आपकी ड्यूटी आएगी। तो ड्यूटी क्या है? हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, नहला धुला के, साफ सुथरे कपड़े पहना के उनको स्कूल के लिए भेज देते हैं। अब जब वो स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमारी सड़कें गंदगी से भरी हुई हैं, हमारी गाड़ियां धुआं दे रही हैं। हमारा जिस शख्स का दिल चाहता है गाड़ी चलती में से कचरा फेंक देता है, जिस शख्स का दिल चाहता है अपने घर के अंदर से कचरा बाहर फेंक देता है, और रोड्स कचरे का ढेर नजर आता है। इन गंदी रोड्स पे से गुजरते हुए बच्चे क्या समझते हैं कि वो साफ सुथरी फिजा से गुजर रहे हैं, उनको गंदी फिजा मिल रही है, आप उनके लंग्स को डैमेज कर रहे हैं। हमें सोचना ये है कि क्या हमारी स्कूलिंग ये इस चीज़ का शऊर दे रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के लिए भी तैयार करें, जो हमारी गंदगी को उठाने की जिम्मेदारी भी फ्यूचर में टेक ओवर कर सकें। और जब ये गंदगी कम से कम हो जाएगी तो नतीजतन साफ सुथरी फिजा भी मिलेगी और आपको एक्सीडेंट से भी बचत का एक जरिया पैदा हो जाएगा। अब कैसे? फर्ज किया एक शख्स ने एक दुकान से गुड़ खरीदा है, वो गुड़ खरीद के जा रहा है और रास्ते में वो गुड़ का एक ढेला जमीन पर गिर गया। गर्मी बहुत है, वो पिघल गया। जब वो पिघला है तो उसमें मक्खी आएगी, मक्खी आएगी तो उसको उड़ाने के लिए कोई और चीज़ आएगा, भंवरा आएगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें करते करते अल्टीमेटली वो एनिमल फाइट और ह्यूमन फाइट की तरफ चला जाता है। फिर कोई आपकी गाड़ी चल रही है, फर्ज किया एक बंदा गाड़ी चला रहा है, उसने सुबह जाने गाड़ी को लेने से पहले गाड़ी का ऑयल, गाड़ी का वाटर, उसका कूलेंट और गाड़ी का ब्रेक का, गाड़ी के स्टीयरिंग ऑयल को उनको चेक नहीं किया। गाड़ी तो जब चलती है तो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन जब होती है तो मुख्तलिफ आपके नट बोल्ट्स लूज होते जाते हैं और एक स्टेज आता है कि कहीं वो चलती हुई गाड़ी का ऑयल नीचे से स्पिल कर गया। जब ऑयल स्पिल कर गया तो आप तो चलेंगे गाड़ी लेके, आपको तो पता नहीं चला, पीछे से बाइकर आ रहे हैं। जो ही उस स्पिल ऑयल पे बाइकर आएगा, उसके साथ उसकी फैमिली बैठी है, बच्चे बैठे हैं, वो स्किड करता हुआ कहीं का कहीं निकल जाएगा। पीछे दूसरी गाड़ी आएगी, वो स्किड करती है उस बाइकर के ऊपर चढ़ जाएगी
एंड सो मल्टीपल एक्सीडेंट्स का बायस वो बन जाता है। नेग्लिजेंस किसकी है? एक शख्स की। इन एक्सीडेंट्स के ऊपर हम जब बात करें तो फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855 हमारे पास है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 1855 के फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत फिर पुलिस भी कार्रवाई करती है और आप भी रेमेडी ले सकते हैं। रेमेडी लेने के लिए देखना ये होगा कि एक्सीडेंट जो हुआ है रोड के ऊपर, तो वो ड्राइवर की नेग्लिजेंस से हुआ है, मालिकान की नेग्लिजेंस से हुआ है, या मेंटेनेंस वर्कर जिस मैकेनिक ने गाड़ी दुरुस्त की उसकी वजह से हुआ है। आपको उसकी रेमेडी लेने के लिए फिर या पुलिस के पास जाके आप एफआईआर कटवाते हैं और पुलिस फेटल एक्सीडेंट एक्ट के तहत प्रोसीड करती है ड्राइवर के खिलाफ या रिस्पॉन्सिबल पर्सन के खिलाफ, या आप फिर अपनी रेमेडी लेने के लिए सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट करते हैं फॉर कंपनसेशन। तो वाज़ेह रहे कि जहां कहीं एक्सीडेंट होगा, जो गलती करने वाला चाहे वो ड्राइवर है, मालिक है, कंपनी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर दैट अंडर द फेटल एक्सीडेंट एक्ट 1855। नाउ कम्स कि ये एक्सीडेंट सिर्फ आपके रोड पे चलते हुए नहीं होते, एक्सीडेंट बसेस में भी होते हैं और उसके बाद एक्सीडेंट रेल में भी होते हैं। जब आप किसी ट्रेन पे बैठे हैं, अगर ट्रेन के ड्राइवर ने गैर जरूरी तौर पर स्पीड बढ़ा दी, जहां उसको काशन मिल रहा है कि हॉर्न देना चाहिए, उसने वहां हॉर्न ब्लो नहीं किया, बोर्ड लगा हुआ है हॉर्न ब्लो करते हुए चले जाना है, उसने हॉर्न ब्लो नहीं किया, आगे एक ऐसी क्रॉसिंग आ गई जहाँ के ऊपर फाटक या क्रॉसिंग गेट नहीं लगा हुआ, वहाँ से कोई गाड़ी आ गई, कोई पैसेंजर गाड़ी आ गई या कोई गधा गाड़ी आ गई कोई, तो वो एक्सीडेंट होगा। जब वो एक्सीडेंट होगा, चाहे वो घोड़ा गाड़ी है, गधा गाड़ी है या दूसरी गाड़ी है, उसको स्मैश करता हुआ रेल का इंजन आधे किलोमीटर तक घसीटता जाएगा। फिर इमरजेंसी ब्रेक्स की वजह से जब गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है। तो बहुत सारे लोग जो अंदर तेज रफ्तार गाड़ी के बैठे होते हैं, तो जितना गाड़ी का वजन ज़्यादा होता है उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होता है, और रुकती भी देर से है, प्लस वो फौरी तौर पे उसके उलटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी सूरत में हादसात में विक्टिम या इंजरीज वो ज़्यादा होती हैं, कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ इमीडिएटली हमने ये देखा कि ऐसे एक्सीडेंट्स में लोग जख्मियों को निकालने के बजाय, हेल्प के लिए टेलीफोन करने के बजाय पुलिस को, एम्बुलेंसेस को, फायर की गाड़ियों को बुलाने के बजाय लोग क्या करते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं उनका मालो मताल लूटना शुरू कर देते हैं। क्या हमारे मज़हब में, इस्लाम में ये सिखाया गया है कि आप किसी जख्मी को पानी पिलाएं? नहीं, पानी ना पिलाएं, आप उसका माल लूट लें। हमें बचपन से स्कूलिंग ही बच्चों की ऐसी करनी है। ये तो मैंने एक जनरल सा व्यू दिया है आपको, मेरा ख्याल बात लंबी हो गई है। Absolutely. मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो एक्चुअली वो काफी इंटरेस्टिंग जा रहा था, क्योंकि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जैसे आपने कानून का बताया जिसके अंडर वो रेमेडी अवेल कर सकते हैं। और सुनने में आता है कि कई लोगों की, जस्ट इन केस अगर हम डिस्कस करें कि फ्रैक्चर इंजरीज होती हैं, अगर माइनर फ्रैक्चर इंजरीज भी हैं तो दे आर ओवर द बेड फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। उन 3-4 महीनों के अंदर उनका जो माशी निज़ाम होगा, उन्होंने जो घर में पैसे अपने देने हैं या कमाने हैं, वो उस चीज़ से हट जाते हैं। अगर हम इसी को थोड़ा फर्दर लेके चलें तो रोड एक्सीडेंट से हट के हम लोग देखते हैं अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कई दफ़ा होते हैं कि आपके एयर एक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें आपके कुछ एयरलाइन क्रैश होते हैं। पाकिस्तान में भी उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं इसके ऊपर इससे लाइट डालना चाह रहा था कि बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता होता, और अनफॉर्चुनेटली अगर उनके लव्ड वंस इंजर्ड हो जाएं या इस दुनिया से चले जाएं तो उनको उन रेमेडीज का नहीं पता। तो आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे जो क्रैश केसेस हैं आपने उनके ऊपर काम भी किया हुआ एज अ लॉयर, तो आपके पर्सपेक्टिव से आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे जो स्पेसिफिक टू द एयर क्रैशेस, एयरलाइन से रिलेटेड? आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मैं एयर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं। Sure. कि रोड एक्सीडेंट की सूरत में अगर कोई बाइक वाले का, गाड़ी वाले का, किसी बड़ी गाड़ी का कोई और हादसा हो जाता है,
तो सबसे पहले पुलिस को अप्रोच करके जो इंजर्ड हैं उनकी रिपोर्टिंग करना है, और फिर पुलिस उनका फिजिकल एग्जामिन करके उनका मेडिकल लीगल करवाती है। Okay. जब मेडिकल लीगल हो जाता है उसके बाद पुलिस अपनी FIR काट के कार्रवाई शुरू करती है। दैट मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच इज टू बी प्रोड्यूस्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी जाएं, देखें कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इंजर्ड या ज़ख्मी देखें तो उनको रेस्क्यू ज़रूर करें, लेकिन साथ ही उनके लायकीन को या जो भी पुलिस वाले आ जाते हैं मेडिकल लीगल करवाने की भी एडवाइस करें। ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपकी कानूनी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, जो विक्टिम है उसकी रेमेडी बहुत मिटिगेट हो जाती है। अब आ जाते हैं, आपने बात की है फैटल एक्सीडेंट जो एयर में हो जाते हैं। अच्छा, एयर का एक्सीडेंट इत्तेफाक ये है कि बहुत रेयर होता है जो फैटल नहीं होता, वरना एयर का एक्सीडेंट तो हमेशा फैटल ही होता है। मगर आज मैं थोड़ा सा आपको ये खोल दूं कि लोगों को ये नहीं पता उनके राइट्स का कि आपने एरोप्लेन का टिकट बुक करवाया है, आपके उसके बाद राइट्स क्या डेवलप हो गए, आपकी कवरेज क्या हुई है, और आपको अगर रास्ते में दौरान सफ़र या सफ़र से पहले एयरलाइन की जानिब से कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने उसकी रेमेडी क्या करनी है। टिकट बुक होने के साथ ही हर पैसेंजर इंश्योर हो जाता है, लॉन्ग इंश्योरेंस उसमें एक्टिवेट हो जाता है, और हर एयरलाइन की जो एयरलाइन पॉलिसी होती है उसके अंदर बाकायदा लिखा होता है कि एवरी पैसेंजर इज कवर्ड अंडर सो एंड सो इंश्योरेंस कवरेज। राइट। ये लोगों को नहीं पता। हर एयरलाइन पाबंद है आपके पैसेंजर को जब उसने सीट रिजर्व कर ली और ओके करने के बाद व्हेन यू अप्रोच ऑन देयर काउंटर फॉर बोर्डिंग, चेक इन करते हैं, तो वहाँ अगर वो चेक इन डिनाई करते हैं, किसी भी वजह से आपको कहते हैं कि जी हम आपको नहीं बोर्ड कर सकते, आपका फलां खामी है, फलां खामी है, खामी नहीं होती। ये मैं आज आपको वाजे कर दूं कि खामी नहीं होती। एयरलाइन टिकट ओके होने के बाद खामी एयरलाइन के पार्ट पे आती है, पैसेंजर के पार्ट पे नहीं आती। एयरलाइन आपको कहेगी कि जी आप लेट हो गए, एयरलाइन आपको कहेगी जी आपका वज़न ज़्यादा है, आपका जो बोर्डिंग की सीट है आपकी चॉइस की नहीं मिलेगी। कोई जब तक पॉलिसी के अंदर उन्होंने वाजे नहीं किया हुआ आपको आपके चॉइस की सीट देने के भी वो पाबंद हैं, और आपको आपके चॉइस के मुताबिक आपके गिवन टाइम पे चेक इन करने के भी पाबंद हैं। लेट होने से सिर्फ इतना हम कह सकते हैं कि अगर उनकी फ्लाइट का टाइम डोर क्लोजिंग का हो गया है, उससे 30 मिनट्स बिफोर दे कैन क्लोज द चेक इन। कोई चेक इन पे ट्रैफिक स्टाफ किसी एयरलाइन का बैठा हुआ, अगर आप 45 मिनट पहले पहुंचे हैं, वो आपको डिनाई नहीं कर सकता कि जी एयरलाइन अभी चेक इन क्लोज हो गया है और हम आपको बोर्डिंग नहीं देते। आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जब आप एयरक्राफ्ट पे जाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर आपको कहीं कपड़ा आपका किसी कील के साथ लग जाता है, फट जाता है, यू कैन क्लेम फ्रॉम दैट एयरलाइन फॉर डैमेजिंग योर ड्रेस। आप जख्मी हो जाते हैं, यू कैन क्लेम फॉर बीइंग इंजर्ड फ्रॉम द एयरलाइन। और अगर आपकी फ्लाइट छूट जाती है या एयरलाइन वाले फ्लाइट अनशेड्यूल्ड आपको इत्तला दिए बगैर एयरलाइन का शेड्यूल चेंज कर देते हैं या फ्लाइट कैंसिल कर देते हैं, तो इमीडिएटली दे आर बाउंड टू कंपनसेट यू। हर पैसेंजर को वो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए कंपनसेट करेंगे और नाइट स्टे के लिए होटल देंगे। एयरलाइन इज बाउंड टू गिव होटल। हमारे पैसेंजर्स भी नहीं मांगते और हमारे पैसेंजर्स को उनके राइट्स का पता नहीं होता। आपको दूसरा ये है कि जब आप एयरलाइन के अंदर बैठ गए, आपको लेबोरेटरी जाना है,
लेवेटरी के लिए आपको एयरलाइन स्टाफ पीछे की तरफ इशारा कर देता है और आपकी अगले पोर्शन में सीट है और आपको सारा एयरप्लेन गुजर के एयरक्राफ्ट का लाइन पीछे जाना होता है। तो आप देखते हैं कि लेवेटरीज तो आगे भी हैं, लेकिन एयरलाइन स्टाफ आपको, जो केबिन क्रू है, वो कहता नहीं पीछे जाइए। दे कैन नॉट रिफ्यूज एनी पैसेंजर टू स्टॉप, टू एंटर इनटू द लेवेटरी अहेड। क्या कहते हैं कि जी ये पायलट्स के लिए, ये जी स्टाफ के लिए, एट ऑल नॉट। नो एयरलाइन, नो केबिन क्रू कैन रिफ्यूज टू लेट यू एंटर इनटू लेवेटरी ऑफ द फ्रंट पोर्शन। अब आ जाइए कि ड्यूरिंग फ्लाइट अगर आपके साथ क्रू आके कोई कंप्लेन करता है या आपको कहता है कि आप अपने सीट बेल्ट को फास्टन कर लीजिए, आपने सीट बेल्ट फास्टन नहीं किया हुआ, तो आपको क्रू की बात माननी पड़ेगी। क्रू की बात ना मानना, जो लॉफुल उसकी कमांड है, वो ना मानना एक ऑफेंस होता है। एंड उतरने के बाद पैसेंजर कैन बी अरेस्टेड। आपको सीट बेल्ट आपने बांधी हुई है, आप कोई किसी किस्म का न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन आपको केबिन क्रू आके किसी न किसी वजह से सीट चेंज करने की कोशिश करता है, तो केबिन क्रू कैन नॉट चेंज योर सीट अनटिल आप खुद मर्जी से चेंज ना करना चाहें, या जिस सीट पे वो ले जाना चाहें उस सीट का पैसेंजर आपको सीट ना देना चाहे। दे कैन नॉट फोर्स यू। अब आ जाता है कि आप उतर गए, लेकिन जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो आपका फ्लाइट लेट हो गई, आपकी कनेक्टेड फ्लाइट निकल गई, या आपका जहाँ जाना था मीटिंग डिले हो गई। फॉर दैट डिले ऑफ द फ्लाइट पैसेंजर कैन क्लेम देयर कंपनसेशन कि मुझे आपने डिले किया है, आपकी फ्लाइट की वजह से मैं डिले हुआ हूँ, तो मेरी इस डिले की कंपनसेशन दी जाए। ये तो बात कर रहे हैं हम प्री एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट अभी नहीं हुआ, अभी तो हम वो राइट्स बता रहे हैं जो पैसेंजर्स को, हमारे को पता ही नहीं होता। अब आप उतरे हैं और ठीक ठाक पहुंच गए हैं खैरियत से, तो आपका बैगेज नहीं आया, अब आप बैगेज मिस कर गए, आपके कपड़े उसमें हैं, आपका नाइट स्टे का नाइट किट उसमें है, तो व्हाट विल यू डू इट? वो भी एयरलाइन का फॉल्ट होता है, एंड यू कैन क्लेम फ्रॉम एयरलाइन अबाउट योर बैगेज। डिले के लिए, फ्लाइट मिस हो जाना एयरलाइन की गलती की वजह से, एयरलाइन का फ्लाइट चेंज कर जाना, $800 दे आर बाउंड टू पे यू, और इक्विवेलेंट अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीस दे आर बाउंड टू पे। ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के लॉज को पढ़िएगा, और हर एयरलाइन की अपनी पॉलिसी होती है, उसको भी देखिएगा। अब आ जाती है बात आपकी जो आपने कही कि एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो इसमें बहुत, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि PIA बनी है 1960 में जाके। 60 से पहले PIA नहीं होती थी, हमारी एयरलाइन होती थी ओरिएंट एयरवेज, और ओरिएंट एयरवेज का एक एयरक्राफ्ट काहिरा में गिरा था हमारा, जिसमें 118 या 17 बंदे फौत हुए थे, और उन लोगों को पता ही नहीं था कि उन्होंने कंपनसेशन कैसे लेनी। एक तो वो काहिरा में गिरा जो इजिप्ट में है, उनकी बॉडीज को लाना, पहचानना, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1960 से पहले की, 1950 समथिंग, 55 या 56 के अराउंड। और उसके बाद उन बॉडीज को लेके आना, दैट्स अ प्रोजेक्ट। फिर वो बॉडी तो सेफ नहीं होती, वो बर्न हो जाती है। उनमें एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम था उर्सुलिना। उस एयर होस्टेस की मदर ने विक्टिम के बिहाफ पे कंपनसेशन क्लेम किया। 1960 में ये रिपोर्टेड केस है PRD में, उर्सुलिना वर्सेस ओरिएंट एयरवेज। इसमें फर्स्ट टाइम हमारी हाई कोर्ट
सिंध हाई कोर्ट ने कंपनसेशन ग्रांट किया उस एयर होस्टेस की डेथ के बाद उनकी जो फैमिली थी, तो उन्होंने अराउंड 5 लाख कंपनसेशन ग्रांट किया। लेकिन ये कंपनसेशन आप ले कैसे सकते हैं? लेने के लिए आपको फेडरल एक्सीडेंट्स एक्ट के तहत दोबारा यू हैव टू फाइल सूट फॉर कंपनसेशन इन ए सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में जब आपने सूट फॉर कंपनसेशन कर दिया तो वो फिर वहां एविडेंस मांगेगा। उसमें आप ध्यान में रखिए कि सिर्फ एयरलाइन को ही पार्टी नहीं बनाना, आपको एयरलाइन को पार्टी बनाने के साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी को बनाना है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बनाना है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अथॉरिटी है उनको भी बनाना है। तो यू हैव टू मेक मल्टीपल पार्टीज एज ए डिफेंडेंट इन दैट सूट। अब बात आ जाती है कि जब उर्सुलीना को कंपनसेशन दिया गया 1960 में उर्सुलीना वर्सेस ओरिएंट एयरवेज केस में, तो वो कंपनसेशन कितना था जो हमारी लेजिस्लेशन ने पास किया हुआ था? आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे, दोनों यंगस्टर्स हैं, 49,500 रुपीज। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 49,500 रुपये 1959 में 60 में तो अमाउंट होगी, ठीक होगी, लेकिन ये पता हमें कब चला? 2010 में जब एयर ब्लू का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ मरगला हिल्स पे, तो मैंने कंपनसेशन के लिए क्लेम किया पैसेंजर्स के, विक्टिम्स की फैमिलीज की। तो सिविल एविएशन अथॉरिटी को जब मैंने सिंध हाई कोर्ट में पार्टी बनाया, तो वहां जाके सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि जी कंपनसेशन 49,500 रुपये। कब आई 49,500 रुपये? पता लगा जी ये तो 1949 में लेजिस्लेशन में पास किया था, एंड इट वॉज एनहांस्ड। 39,000 थी, फिर 10,000 बढ़ाया गया, 49,000 की। अच्छा, तो अब क्या करें? फिर हमने सिंध हाई कोर्ट में ये प्लीड किया कि इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी को हुक्म दिया जाए कि वो कंपनसेशन की अमाउंट को बढ़ाने का कानून बनाए। तो लॉ सिविल एविएशन अथॉरिटी 1 महीने के बाद ड्राफ्ट लेके आई और उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपया इसकी कंपनसेशन कर देते। 2 लाख रुपया कंपनसेशन 2010 में भी इनसफिशिएंट थी, बहुत ज़्यादा कंपनसेशन होनी चाहिए। तो मैंने कोर्ट को ये कहा कि इन्हें डायरेक्ट किया जाए कि ये लेजिस्लेशन में 2 करोड़ रुपया करें, 2 लाख रुपया नहीं, 2 करोड़ रुपया पाकिस्तानी कंपनसेशन होनी चाहिए। अब कोर्ट ने मुझे पूछा, जस्टिस मुशीर आलम वाज इन द बेंच, ही वाज चीफ जस्टिस, तो मुझे पूछने लगे कि ये 2000 ये जरा ज्यादा नहीं हो जाएगा? 2 करोड़ रुपया कहाँ, 50,000 रुपया और कहाँ 2 करोड़ रुपया? तो मैंने कहा नहीं, 2 करोड़ रुपया इसलिए कम है कि मैं कोर्ट की इंफॉर्मेशन के लिए सबमिट कर रहा हूँ कि जब एक एयरक्राफ्ट गिरता है तो उस एयरक्राफ्ट की 5 जगह पे इंश्योरेंस होती है, जो उस एयरक्राफ्ट की कंपनी के मालिकों को मिलता है। वो कौन कौन सी हैं? पहली, इंश्योरेंस ऑफ द हल, HULL, हल जो ढांचा। जब एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन होती है तो जो कंपनी एयरक्राफ्ट को कंस्ट्रक्ट कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, उसने इंश्योरेंस करवाई होती है, वो हल इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद इंश्योरेंस मिलता है आपको उस कंपनी को जिसने बनने के लिए ऑर्डर दिया होता है, वो मालिक जब डिलीवरी लेता है तो वो इंश्योरेंस करवाता है, तो वो इंश्योरेंस उस एयरक्राफ्ट की लाइफ लॉन्ग होती है। फिर उसके बाद वो मालिक जब एयरक्राफ्ट डिलीवरी लेता है तो वो उस एयरक्राफ्ट को आगे लीज कर देता है। तो लेसी जो होता है उसके लिए लाजमी होता है कि उसको इंश्योरेंस करवाए। 3 इंश्योरेंस हो गई। अब चौथी इंश्योरेंस वो होती है जो कंपनी लेसी से एयरक्राफ्ट को चार्टर करती है और चार्टर करके उस एयरक्राफ्ट को चला रही है। लेसी से लिया,
एयरक्राफ्ट की फ्लाइट्स 10 फ्लाइट्स 15 फ्लाइट 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए टेम्पररी चार्टर किया, उस चार्टर को भी एयरक्राफ्ट की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। जब ये इंश्योरेंस हो जाती है तो फिर पांचवी इंश्योरेंस आ जाती है। हर पैसेंजर जब अपनी सीट को कंफर्म करता है, ओके हो जाती है, व्हेन ही बोर्ड्स, तो उसकी इंश्योरेंस होती है। एवरी पैसेंजर इज इंश्योर्ड। तो हर लाइन जो एयरलाइन जो उसको ऑपरेट कर रही है, वो एयरलाइन उस पैसेंजर की इंश्योरेंस देने की पाबंद होती है। तो अब हम अगर 2 करोड़ रुपया एक पैसेंजर को दे देते हैं, तो आपको तो 5 इंश्योरेंसों से पैसे आ रहे हैं। आपने हर पैसेंजर का भी इंश्योरेंस वसूल करना है, हल का भी करना है, ओनर का भी करना है, लस्सी का भी करना है, और आपने चार्टर का भी करना है। तो 5 इंश्योरेंसेस जब लेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा आ जाता है कि किसी एयरलाइन का एक एयरक्राफ्ट गिर जाए, खुदा न खास्ता, तो उसको तो 5 एयरक्राफ्ट नए मिल जाते हैं, वो तो और अमीर हो जाती है। तो पैसेंजर्स जो उसमें शहीद हुए हैं उनको क्यों ना मिले? इसलिए वो कंपनसेशन अगर 2 करोड़ भी है तो कम है। मगर चूंकि 39,000 49,500 की बात थी, तो फिर अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, 50 लाख रुपया फी पैसेंजर इनकी कंपनसेशन हर पैसेंजर की जाए। तो एयर ब्लू केस के बाद हर पैसेंजर को जितने भी हादसा हो रहे हैं 50 लाख रुपया कंपनसेशन मिल रही। उसके बाद भोजा का क्रैश हुआ, उसमें भी 50 लाख रुपए मिले। उसके बाद PIA के क्रैशेस हुए, उनमें भी 50 लाख रुपए कंपनसेशन दी जा रही है। मगर लेजिस्लेटर्स जो बैठे हैं असेंबलीज में, आप ही लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हो एयर का, आप ही लोगों को हादसा का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला आप सब पे, हमारे मुल्क पे, हमारी एयरलाइनों पे, तमाम पैसेंजर्स पे अपना रहम करे और कभी हादसा ना हो। लेकिन कंपनसेशन की मद में हर पैसेंजर्स के लिए आपको अमाउंट को बढ़ाना है, जो कम से कम आज के दौर में 5 करोड़ रुपया फी पैसेंजर होनी चाहिए। एयर ब्लू केस में मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अमेरिका से जाके मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से इंश्योरेंस लेनी है अगर किसी विक्टिम के लायकीन ने, ब्रीफ फैमिली ने, तो उन्हें फिर जाके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में जाके केस करना पड़ेगा। अमेरिका में बनी है, बरतानिया में बनी है, जर्मनी में बनी है या फ्रांस में बनी है वो एयरलाइन का एयरक्राफ्ट, वहाँ केस होगा। जिसने खरीदा वहाँ होगा, जो उसका ओनर था वहाँ होगा, जो उसका लेसी है वहाँ होगा। तो वो सारे केसेस आप कंबाइन करके जब वहाँ जाके, ज़्यादातर अमेरिका में ही होते हैं, तो वहाँ से उस ज़माने में 8 करोड़ रुपया पर पैसेंजर हमने कुछ पैसेंजर्स को, जिन्होंने हमारे साथ अमेरिका में केस करने की हमें इंगेज किया था, तो उन लोगों को कंपनसेशन ग्रांट हुई। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि एयरलाइन के हादसे के वक्त लोगों को जो मुसीबत पड़ती है, जिस तरह कौम एक सख्ते में चली जाती है, और फिर हमारे कुछ मिनिस्टर जो लाशऊरी तौर पे अपनी अक्ल फहम इस्तेमाल किए बगैर कि इसके रेपुटेशन क्या होंगे, नताइज क्या होंगे, ये बयान दे दें कि हमारे पायलट्स का लाइसेंस ही खुदा न खास्ता, उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दें, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे जो कानून साज इदारे हैं, जिनमें हमारी कौमी असम्बली है, सेनेट है, ये लेजिस्लेटर्स हैं, ये इन कवानीन की तरफ भी ध्यान दें। और आज तो आम आदमी सबसे ज़्यादा सफ़र एयर के ज़रिए ही हो रहा है, और फिर आपका कार्गो भी एयर पे जा रहा है, आपका इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो भी एयर के ज़रिए हो रहा है। तो इन कवानीन के ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे आगे को बात करना चाहते हो, करें, क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई इसमें आप एंजॉय भी कर रहे हैं या सिर्फ सुन ही रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को जाने और आगे फैलाएं ताकि हमारे लोगों को पता चले। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? मेरा फर्दर इसके अंदर एक पॉइंट था जो आपने इंटरेस्टिंगली, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, आपने बताया कि जब पैसेंजर साइन करता है
तो वहां पर भी जो इंश्योरेंस होता है उसका जिक्र होता है। आई एम श्योर बहुत सारे पैसेंजर्स पढ़ते नहीं, लेकिन एट पॉइंट कि जब उसको इंश्योरेंस उसके नाम पे ली जा रही है और जो खुदा न खास्ता किसी क्रैश के बाद वो एयरलाइन उसको क्लेम भी कर रही है, तो अगर वो पैसेंजर तक नहीं पहुंच रही, अल्टीमेटली ये भी एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है पैसेंजर्स के साथ, और ये नेग्लिजेंस है बहुत बड़ी। बहुत क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एयरलाइनें करती हैं और हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा करती हैं। बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मिस हो जाती हैं हमारे एयरलाइन के जो ट्रैफिक क्रू नीचे बैठा होता है उनको चेक इन करने के लिए, उसके मिसबिहेवियर की वजह से, उनके नेग्लिजेंस की वजह से। इसके लिए हमारे पास एक कानून है, एक कानून है जिसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1980। उसके सेक्शन 3 के तहत और सेक्शन 4 के तहत तमाम एयरलाइंस भी आ जाती हैं। सिर्फ सी नहीं आता, शिप ही नहीं आते, एयरलाइंस भी आती हैं। और एयरलाइंस जब आती हैं तो हमारा पाकिस्तान का ये लॉ है एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1980। तो पाकिस्तान के अंदर हमारी एयरलाइनें समुद्री, चूँकि कवानीन के हवाले से ये लॉ है, लेकिन चूँकि एयरलाइनें भी अब इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हैं और कार्गो जा रहा है, आ रहा है, लिहाजा ड्राई पोर्ट्स बनी हुई हैं और ड्राई पोर्ट्स और एयरपोर्ट से सामान उठता है और एक्सपोर्ट्स होती हैं। तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इन चारों हाई कोर्टों को, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, तमाम को इख्तियार हासिल है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डिनेंस 1980 की सेक्शन 3 और 4 के तहत वो एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन बनाए बाकायदा, जो अपीलेट जुरिसडिक्शन की एक अंदर आती है और हाई कोर्ट में डायरेक्ट वो केस होता है। पीपल शुड कम, कॉन्टेक्ट द लॉयर, पैसेंजर्स को शऊर होना चाहिए, वो वकला को रब्ता करें, आपसे रब्ता करें और आप एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन के तहत केस कोर्ट में डालें। और इत्तेफाक ये है कि हमारे जो अप कंट्री की हाई कोर्ट्स हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट का लोगों को पता ही नहीं है, इवन जज साहबान को भी नहीं पता। तो जब आप केस लेके जाएंगे, वो उनके सामने कुछ पिटीशंस पुट अप होंगी, सूट पुट अप होंगे, फिर वो जुरिसडिक्शन यहाँ क्रिएट होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे वकला भी इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को ज़रूर पढ़ें। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने एयर हादसात की बात की, रोड एक्सीडेंट्स की बात की, आपकी एक्सपर्टीज है मैरिटाइम लॉज के ऊपर, तो जो भी एक्सीडेंट्स स्पेसिफिकली सी के अंदर होते हैं, तो वेदर उसके अंदर कोई ह्यूमन इंजरी हो या ऑफ कोर्स कार्गो बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है थ्रू सी, तो उसके अंदर क्या रेमेडीज होती है लोगों के पास, और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली जैसे आपने एयर लॉज के अंदर बात की या एयर एक्सीडेंट्स में बात की, इंश्योरेंस की स्पेसिफिकली, तो उसका इंश्योरेंस का क्या इसके अंदर रोल होगा, स्पेसिफिकली टॉकिंग रिगार्डिंग टू द सीज अगर हम बात करें। समंदरी, अगर आप गौर करें तो मैं बात आगे बढ़ाने से पहले ये आपको बता दूं कि जितना ट्रेड पूरी दुनिया में हो रहा है उसका 90% ट्रेड समंदर से हो रहा है। ओनली 10% ट्रेड इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द लैंड और एयर। तो आप अंदाजा लगा लें कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जितना वॉल्यूम है उतना ही ज्यादा वहां इस तरह के हादसात और वाकयात भी होते रहते हैं। और समंदर के अंदर शिप के ऊपर जब आपका कार्गो जाता है या आप फेरी में एज ए पैसेंजर ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो एज ए पैसेंजर तो आपकी राइट्स हैं ही हैं, जैसे मैंने आपको एयरक्राफ्ट का जिक्र किया, इसी तरह शिप के अंदर भी हैं। अब आपके कार्गो के राइट भी डेवलप हो गए। कार्गो शिप के ऊपर रखा हुआ है, कंटेनर रखे हुए हैं, स्लॉट्स में बांधे हुए हैं, और वेव आई, उसने एयरक्राफ्ट को टर्बुलेंस में डाला, शिप को टर्बुलेंस में डाला, और शिप ने रोल किया। जो ही रोल किया आपके कंटेनर गिर गए। अब जब वो आपका कंटेनर गिर गया, माल तो उसका बेचारे का गया जो एक्सपोर्टर है, वो क्या करेगा। फिर उसके बाद वो वहां से गिरे, अब नीचे एक टग खड़ा था, टग के ऊपर गिरे। पानी में जाने से पहले वो टग पे गिरे, टग के बंदों को जख्मी किया, टग को भी डुबो दिया साथ।
इसके बाद एक और काम करते हैं ये शिप्स वाले, जो शिपिंग लाइंस हैं, ये क्या करते हैं कि आप उनका शिप जा रहा होता है, कराची से फर्ज किया वो जा रहा है बैंकॉक, आपने माल बुक किया केप टाउन के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, वो बैंकॉक की शिप के ऊपर आपका माल बुक कर लेंगे और आपको बिल ऑफ लैडिंग उस शिप का दे देंगे जो शिप है जिसकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पोर्ट ऑफ केप टाउन है, जो साउथ अफ्रीका में है, और शिप प्रैक्टिकली जा रहा है बैंकॉक, फॉर ईस्टर्न साइड पे जा रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो जाके खुले से ओपन सी में, इंटरनेशनल वाटर्स में, उसी की एयरलाइन का कोई दूसरा शिप आ रहा होगा जो केप टाउन जा रहा होगा, तो दोनों शिप्स को वो एंकर करेंगे ओपन सी में, ओपन वाटर्स में, और वहां से आपका माल दूसरे शिप पे ट्रांसफर करेंगे और आपका माल आपकी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे पहुंच तो जाएगा, मुमकिन है कुछ दिन लेट पहुंचे, लेकिन वो दूसरे शिप के जरिए पहुंचेगा। और ये भी पॉसिबल है कि वो एक शिप से माल उतारते वक्त दूसरे शिप पे लैंडिंग करते वक्त वो नीचे गिर जाए। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो जब वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहें तो सी रफ ना हो। अगर 2-3 दिन हफ्ता सी रफ है तो वो एंकर रहेंगे, और जब तक उनका सी स्मूथ नहीं होगा उस वक्त वो माल ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा आपके कार्गो, तो उसमें डिले हो जाता है। तो जब माल वहाँ पहुँचता है तो आप अपने कार्गो का आपकी पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन पे डिले पहुँचने की वजह से शिपिंग लाइन को पकड़ सकते हैं। जब आपको पता चला कि ये तो शिप ही दूसरा है जिसमें माल आया है, तो आप उस शिपिंग लाइन को इस क्लेम में भी पकड़ सकते हैं कि विदाउट योर प्रायर परमिशन वाई योर कार्गो वाज ट्रांसफर टू अनदर शिप, ये भी ऑफेंस है। फिर अगर शिप सी में चल रहा है तो वो चलते चलते, आपको पता है कि शिप एक जिन होता है पूरा, उसका इंजन कभी नहीं होता, बंद नहीं होता। 2 इंजन होते हैं और स्टैंड बाई रहता है और बारी बारी वो इंजन चलते रहते हैं। जब वो इंजन चलता है तो उसने इतने बड़े शिप को पानी के अंदर आगे सेल करना होता है, तो दैट रिक्वायर्स वेरी हाई पावर। तो शिप की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर शिप को मूव करने के लिए जो पावर उसको मिल रही है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आप गाड़ी को मूव करते हैं ज़मीन पे, तो फर्स्ट गियर लगाते हैं, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी का जोर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ताकत में होती है, टार्क में होती है। इसी तरह शिप अगर कहीं खुदा न खास्ता मूव करता हुआ सेलिंग के दौरान दूसरे शिप को टकरा गया, या वो किसी ब्रिज को टकरा गया, जैसे अभी अमेरिका में मैरीलैंड में टकराया था और पूरा पुल ही गिर गया और बंदे भी नीचे, तो इतनी ताकत होती है कि वो बेइंतहा डैमेज करता है। लिहाजा समंदर के अंदर होने वाले हादसा बहुत ज़्यादा फैटल, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो उनकी कंपनसेशन के लिए ये एडमिरल्टी एंड मैरीटाइम लॉ में बाकायदा कंपनसेशन और क्लेम्स के एडमिरल्टी लॉज के तहत पूरी दुनिया में जाके हम क्लेम करते हैं। और जब हमने किसी अपने क्लाइंट के लिए क्लेम करना होता है पूरी दुनिया में कहीं भी जाके, तो उस क्लेम में हमने क्लेम किसके खिलाफ करना है? पहले आपने करना है शिपिंग लाइन के खिलाफ। पहले तो वो शिप आपका डिफेंडेंट होगा। जिस शिप के खिलाफ या जिस शिप पे आपने अपना माल लोड किया, उस शिप को भी पार्टी बनाएंगे। याद रखिए, शिप इज अ पर्सन, शिप इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ शी, हम शिप को ही भी नहीं कहते। तो शिप शी होता है और शिप एक पर्सन कहलाता है। शी तो पर्सन को ही कहते हैं, ही और शी पर्सन के। तो जिस शिप के ऊपर आपका बिल ऑफ लैंडिंग इशू हुआ है, अगर वो माल उसके ऊपर नहीं पहुंचा तो फिर आप
जो शिप आपका माल लेके गया, जिसका बिल ऑफ लेडिंग इशू हुआ, उसको भी डिफेंडेंट नंबर 1 बनाएंगे। फिर जिस शिप ने माल ड्रॉप किया उसको भी बनाएंगे। फिर जिस शिपिंग कंपनी का वो शिप है वो बनाएंगे। फिर जिस शिपिंग कंपनी का वो शिप है जिस पे लोड किया गया उसको भी बनाएंगे, और शिपिंग एजेंट्स को भी बनाएंगे। फिर आप दूसरे अपने कंसाइनी हैं, दूसरे क्लेमेंट जिनसे आपने पैसे लेने, तो आपका क्लेम फिर जाएगा हाई कोर्ट में, और एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की सेक्शन 4F के तहत आपका क्लेम जाएगा। अच्छा, समुद्र के अंदर साल्वेज भी बहुत होते हैं। मसलन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कराची में एक शिप फंस गया था कोई 1-2 साल पहले। वो मेरे क्लाइंट थे, दुबई की पार्टी थी। उनका शिप कराची सीपोर्ट के अंदर एंटर हो रहा है, तो वो सीधा क्लिफ्टन की तरफ आ गया और आके उस पर मड में फंस गया, सैंड में। कुछ अरसे के बाद उन्होंने फिर उसके लिए पार्टीज आई, उसे निकाला, खींचा, धकेला, किसी तरह से वो नहीं ले गए। तो अगले दिन, दूसरे दिन वो दोबारा आके फंस गया। फिर दोबारा उसे निकाला, 2 दफा वो शिप निकाला गया। शिप की इस तरह के फंसे हुए सूरत हाल में, या कोई समंदर के अंदर चीज गिर जाती है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं साल्वेज एक्टिविटी। और साल्वेज एक्टिविटी इतनी बड़ी, इतनी महंगी, इतनी भारी एक्टिविटी होती है कि जिसमें आपके पूरे फंसे हुए शिप को निकालने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी और बुलाने पड़ते हैं। इसी तरह रिवर कनाल में एक एवरग्रीन शिप फंस गया था, उसको भी वो टर्न करते हुए फंसा था, तो सीधा करने में बड़ा टाइम लगा, 1 महीना लग गया। तो वो साल्वेज एक्टिविटी शिप के अंदर होती है। जितनी एक्टिविटी शिप के अंदर होती है वो तमाम की तमाम इंश्योर होती है। लिहाजा समंदरों के लॉ ऑफ इंश्योरेंस जमीन के और एयर के लॉ ऑफ इंश्योरेंस से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये जिस टॉपिक्स पे आज आपने बात की है, इनमें इंसानी ज़िंदगियों का बड़ा ख़तरा होता है। इंसानी ज़िंदगियों की बड़ी, चूँकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और उनकी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, और उसी में साथ साथ हादसा के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो मशीनरी को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ये लॉ को जानना हमारे हर वकील के लिए नहायत ज़रूरी है। सर, इस पे मैं विद एन एंडिंग नोट, इसमें हम ये देखते हैं कि स्पेसिफिकली हम बहुत जनरलाइज चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अल्टीमेटली वो टाइम गुजारने के लिए तो ठीक होती हैं, लेकिन जब तक हम स्पेशलाइज चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं एज अ लॉयर आपको ये बता रहा हूँ कि जो एक ले पर्सन देख रहा होगा उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ होंगी। मैं एज अ लॉयर, मुझे स्पेसिफिकली जो एयर एक्सीडेंट्स हैं, रोड एक्सीडेंट्स हैं और जो सी एक्सीडेंट्स होते हैं, इनके अंदर इंश्योरेंस मैटर्स, इन सारी चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन अल्टीमेटली एस्टोनिशिंग बात यह है कि जो लोग इन चीज़ों से गुजरे हैं, जो कुछ रेमेडीज ना ले पाए हों, अल्टीमेटली ये वीडियोस उनके लिए एडवोकेसी का हिस्सा बनेगी कि कल आने वाले लोगों को, जो वो अपने लिए तो नहीं ले सके लेकिन वो आगे क्लेम किस तरह करने, वो लोगों को बता सकेंगे। तो इस सीरीज को जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड के अंदर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा सर, ये जो आपने इंश्योरेंस वाली चीज बताई ना, वो जो एयरलाइन वाली, ये आई हैड नो आइडिया अबाउट इट। ये तो बहुत मतलब ये तो एक्चुअली क्रिमिनल ब्रीच है।